नमस्कार दोस्तों, इतिहास तरंग YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास तरंग चैनल पर कई दिनों से क्विज प्रतियोगिताओं का एक तरह से सीरीज चलाया जा रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं उनकी 7 सीरीज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम 8वीं सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे और 8वीं सीरीज हम लेकर आपके सामने आज उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के रिस्पांस को देखकर, आप लोगों के इस चैनल के प्रति लगाव को देखकर। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इतिहास विषय से संबंधित हर प्रकार का ज्ञान, जो भी मुझे जानकारी है वह आप तक शेयर कर सकूं और आप खुद इसके माध्यम से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर तरीके से उसके लिए तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो MCQ टाइप के जो सीरीज चल रहे हैं उसके 8वीं कड़ी की ओर हम बढ़ते हैं। 8वीं कड़ी लेकर आज हम आपके पास उपस्थित हैं। लेकिन इससे पहले कि हम 8वीं कड़ी की ओर पहुंचे, चलें पिछला जो MCQ 07 नंबर की जो सीरीज आपके सामने रखी गई थी उसके आंसर, उसके उत्तर हम आपको बताते हुए चले, ताकि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी आपने अपना रिजल्ट दिया है, जो भी आपने अपना उत्तर बताया है, उसका आकलन आप खुद कर सकें कि मेरी तैयारी कहाँ है और मैं किस स्टैंडर्ड लेवल पे खड़ा हूँ। तो आइए चलते हैं हम क्विज नंबर 7 के उत्तर को ध्यान में रखने के क्रम में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 07 स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर क्लियर करते हुए चलूंगा। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि आंसर शीट इस सीरीज के प्रश्नों के दिए गए हैं और जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने फिर से रखा है। पहला प्रश्न था MCQ 07 का कि सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड को देता है। ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट था। आपको बताना था कि यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर है RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त साहब का यह स्टेटमेंट है, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की इनकी पुस्तक में ही इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो आपका सही उत्तर हुआ पहले का C, RC दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त। दूसरा प्रश्न जो था, भारत में रेल के विकास के बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण रेल के विकास के संदर्भ में यह स्टेटमेंट है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे का B उत्तर है, यानी AR सरदेसाई। AR सरदेसाई की बहुत पॉपुलर पुस्तक का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। यह स्टेटमेंट जो है मिस्टर AR देसाई का है। तीसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करते समय राजस्व बोर्ड का प्रधान कौन था? 4 ऑप्शन थे। इसका सही उत्तर है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जिसको आप कहते हैं, उसके वो हेड हुआ करते थे, उसके वो प्रेसिडेंट थे। सर जॉन सोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट और कॉर्नवालिस, इन तीनों के बीच काफी विचार विमर्श हुआ था। तीनों अलग अलग मुद्दों पर एक सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी कॉर्नवालिस की बातों को ज़्यादा प्रश्रय दिया गया था और
चूंकि राजस्व का मामला था, इसलिए राजस्व बोर्ड के प्रधान की हैसियत से सर जॉन शोर को भी शामिल किया गया था विचार विमर्श में, और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू की गई उसमें सर जॉन शोर की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो राजस्व बोर्ड के प्रधान थे। चौथा प्रश्न था, प्रायोगिक तौर पर महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई? सभी जानते हैं कि महलवाड़ी सिस्टम पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू की गई, लेकिन सबसे पहली बार महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जिस जिले में लागू की गई थी उसका नाम है बारामहल। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के महासंग्राम को एक जन क्रांति माना? 1857 के रिवोल्ट पे बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आपको बताए गए होंगे, वेबसाइट पर भी आप देखेंगे, आपको बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट मिलेंगे। तो किसने 1857 के महासंग्राम को जन क्रांति माना था? इसका सटीक उत्तर है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी आपका उत्तर होगा सी। छठा प्रश्न था 07 सीरीज का, 1857 के महासंग्राम में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया या किसके हाथों में था? इसका सही उत्तर होगा ए, छठा का ए, यानी जनरल बख्त खां। सभी जानते हैं कि विद्रोही मेरठ से पहुंचते हैं दिल्ली और बहादुर शाह जफर से नेतृत्व स्वीकार करने को कहते हैं, और बहुत मनाने के बाद, नानुकुर करने के बाद बहादुर शाह ने पहले मना किया, लेकिन जब विद्रोही नहीं माने तो फिर अंततः नेतृत्व को उसने स्वीकार किया, लेकिन उसने सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी अपने प्रमुख सेनापति जनरल बख्त खां को। सातवां प्रश्न था, अहोम जाति के लोग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के रहने वाले थे? अहोम जाति, थोड़ा बहुत अगर आप बर्मा का इतिहास आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौजी के रिजिम में, तो या फिर जहांगीर का शासनकाल जब आप पढ़ते होंगे उस समय पर यह अहोम जाति का जिक्र आता है। अहोम जाति जो मूलतः रहने वाली थी असम की। आठवां प्रश्न, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन ली समिति की सिफारिशों के अनुसार किस वर्ष किया गया? तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था वो ली समिति, एक समिति बनाई गई थी जनरल ली के देखरेख में, जिसको ली समिति कहते हैं। उन्होंने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी उन सिफारिशों के अनुरूप 1925 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन भारत में पहली बार किया गया। इसके पहले आप जानते हैं आईसीएस होता था, इंपीरियल सिविल सर्विस, लेकिन भारत के लोगों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 1925 ईस्वी में पहली बार हुआ हिंदुस्तान में, और इसके लिए ली समिति की सिफारिश पर काम किया गया। नौवां प्रश्न था, औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम एक संघीय न्यायालय की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा भारत का संवैधानिक विकास, तो आपने देखा होगा कि 1935 के अधिनियम में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया। हालांकि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो चुकी थी, लेकिन वो संघीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि संघ था ही नहीं उस समय। संघ तो बनता है सेंटर और स्टेट्स को मिलाकर। तो इस तरह के एक संघ बनाने की अवधारणा का विकास पहली बार 1900 के बाद के दशक में प्रारंभ हुआ, और उसी के अनुरूप जो संघ बनता जिसमें राज्य भी रहते, तो राज्य और राज्यों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्राविधान 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 10वां प्रश्न था, 1857 के महासंग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना को पराजित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना को पराजित किसने किया? बहुत सिंपल सा आपका जवाब है। जब आप 1857 का आप इतिहास तरंग पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आप पूरे लोगों की एक लिस्ट दी गई है कि किस किस जगह से कौन कौन से लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और किसने उनको पराजित किया, किस ब्रिटिश अफसर के नेतृत्व में उनकी पराजय हुई या विद्रोहियों का दमन हुआ। तो आप देखेंगे कि जनरल ह्यू ग्रोज, जो उस समय झांसी का आर्मी कैप्टन था, ह्यू ग्रोज की देखरेख में रानी
लक्ष्मीबाई की सेना को पराजित किया जा सका। तो आपका सही उत्तर भी हुआ। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश में 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए व्यापक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया? हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि ये आस का सवाल है। अभी कुछ ही दिन पहले में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है, लेकिन वास्तव में यह पहले भी काम हो चुका था। और सार्जेंट योजना जो शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, उसी सार्जेंट योजना के तहत 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए व्यापक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका सही उत्तर होगा डी। 12वां प्रश्न जो था, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस तिथि को विधिवत रूप से अंगीकृत किया गया? बहुत सिंपल प्रश्न था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं, या जिसको आप कहते हैं भारत में संवैधानिक विकास, तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष प्रारंभिक चरण में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, फिर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी जिम्मेदारी संभाली। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने अस्थायी संविधान सभा के अंतर्गत। और जब देश आजाद हो गया और जब वो संविधान सभा परमानेंट हो गई, तो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरीके से संविधान सभा के नेतृत्व में भारत के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, और संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया, लागू नहीं किया गया, अंगीकृत किया, एडॉप्ट कर लिया हमने। इसलिए जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ के लोगों में न्याय, बंधुता और समता की भावना को विकसित करने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम इसे अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। ये शब्दावली वहां लिखी हुई है। दैट मीन्स 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ। 12वें का उत्तर आपका ये हुआ। 13वां प्रश्न जो था, सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस जेल में रहकर आमरण अनशन किया गया? आपको याद होगा 1932 का दौर, जिस समय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। गांधी जी उस समय जेल में थे और जेल में रहकर उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया, क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया था और उन्हें विशेष आरक्षण का प्राविधान किया गया था। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन जेल से ही प्रारंभ किया। तो किस जेल में उस समय बंद थे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। और इस समय यानी 1932 के दौर में सांप्रदायिक पंचाट की जब घोषणा हुई, उस दौरान वो यरवदा जेल में जो है वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। यरवदा जेल में उनको रखा गया था। 14वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वे भी बहुत सिंपल से सवाल थे, बहुत आसान प्रश्न था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्षों की जो सूची आप देखते हैं, उसमें तीसरे नंबर पर एक नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी का। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी पहले थे और दूसरा और फिर तीसरा तक जब आप पहुंचते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी उसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का जो श्रेय है वो बदरुद्दीन तैयब जी को है। तो 14वें प्रश्न का उत्तर आपका ए होगा। और लास्ट में जो 15वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन श्रमिक स्वराज पार्टी का संस्थापक था? श्रमिक स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी तो सभी जानते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी 1922 ईस्वी में। लेकिन जो श्रमिक स्वराज पार्टी थी उसे बनाने का श्रेय दिया जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। लगभग 1933 के बाद श्रमिक स्वराज पार्टी का गठन हुआ और काजी नजरुल इस्लाम इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इस तरह से 15वें प्रश्न का उत्तर हुआ बी। तो ये रहा आपका पूरा MCQ 07 नंबर के सीरीज के 15 प्रश्नों के उत्तर। चलिए अब हम चलते हैं 8वें नंबर की क्विज
पर 8वें नंबर के एमसीक्यू प्रश्नों पर। आधुनिक भारत के कालखंड से अभी प्रश्न है और आज भी 15 प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं। धैर्यपूर्वक गंभीरता से अध्ययन करने के बाद ही आप प्रश्नों का उत्तर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है, जिसको हम MCQ 08 कह रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज के 15 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरीन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है? निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरीन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। लाला लाजपत राय, व्योमेशन बनर्जी एक साथ है, लाला लाजपत राय और CP दत्त एक साथ है, GK गोखले और तिलक एक साथ है, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी एक साथ है। आपको इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की जिस संस्था और संगठन की स्थापना 1885 में की गई, उसकी प्रारंभिक मांगे क्या थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए स्क्रीन पर। अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति करना, सिविल सेवा परीक्षा का इंग्लैंड व भारत में एक साथ आयोजन करना, और ऊपर के सभी। किसी एक विकल्प पर आपको टिक लगाना है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस प्रश्न में। उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको अपने उत्तर की तलाश करनी है। 4 स्टेटमेंट हमने दिया है और उन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बंगाल विभाजन के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था, वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तीसरा स्टेटमेंट है कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। और चौथा स्टेटमेंट है यह निर्णय यानी बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय जॉर्ज प्रथम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया, जो 1912 में इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। अब इन 4 में से चारों सही है कि 1-2 सही है कि 2-3 सही है कि 1-2-3 सही है? नीचे 4 विकल्प दिए गए, उन 4 विकल्पों में से एक का चयन आपको करना है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्र को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में, इस बात को लेकर झगड़ पड़े? दरअसल 1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 तक आते आते आप देखेंगे कि उसमें फूट पड़ गई। कुछ लोग अलग हो गए और उन्होंने गरमपंथी विचारधारा को अपना लिया, और जो मूल रूप से पहले वाले जो लोग बने रहे थे वो नरमपंथी कहलाए। तो आपको ये बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी बहिष्कार के अस्त्र को पूरे भारत में लागू करने के मुद्दे को लेकर आपस में झगड़ रहे थे कि हम इसको पूरे भारत में लागू करें या सिर्फ बंगाल में ही लागू करें। 4 ऑप्शन है। 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, और उनमें से कोई नहीं। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सुमेलित करना है। एक तरफ ABCD करके 4 पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन पत्र पत्रिकाओं के संपादक के नाम दिए गए हैं। आपको मैच कराना है कि कौन सी पत्र पत्रिका के संपादक कौन है।
युगांतर श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वारिंद्र कुमार घोष, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल और तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अब आपको मिलान करना है। नीचे देखिए कूट दिया हुआ है, इस कूट में से ए बी सी डी 4 उत्तर दिए हुए, इन चारों में से आपको उत्तर की तलाश करनी है। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी आपको जानने चाहिए, ताकि उच्च स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें इसी तरह के सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 सवाल देखिए यहाँ शामिल है ना भाई। युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे, जब आप जानेंगे तभी तो उत्तर बताएंगे। बंदी जीवन के संपादक कौन है, आप जानेंगे तभी तो बताएंगे। तो थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन बहुत गंभीरता से धैर्यपूर्वक आप प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। चलिए छठे प्रश्न पे चलते हैं। एक बार फिर से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ षड्यंत्रों की लिस्ट दी गई है, एक तरफ उस षड्यंत्र से जुड़े हुए क्रांतिकारियों की लिस्ट दी गई है। नासिक षड्यंत्र केस अरविंदो घोष, अलीपुर षड्यंत्र केस विनायक सावरकर, ढाका षड्यंत्र केस सचिन नाथ सन्याल, बनारस षड्यंत्र केस पुलिन दास। अब इसमें से आपको मैच कराना है कि एक है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। एक का 4, एक का ए, इस तरह से यहाँ कूट नीचे दिया हुआ है, ए बी सी डी के रूप में आपको आपके उत्तर की तलाश करनी है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सिंपल सा प्रश्न है। पी ठाकुरदास और जी डी बिरला द्वारा फिक्की FICCI, फिक्की एक संस्था का नाम है, इकोनॉमिक संस्था है, की स्थापना कब की गई? पी ठाकुर और जी डी बिरला द्वारा फिक्की की स्थापना कब की गई? 4 वर्ष दिए गए हैं, 1927, 1928, 1929 और 1930। चारों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? गदर आंदोलन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है, हालांकि पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ये मुद्दे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अपेक्षा की जाती है कि हर विद्यार्थी जानता होगा, और उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है गदर आंदोलन का। गदर पार्टी के स्थापित की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो उनके साथ जो लीडर थे, उन लीडरों में कौन उनके साथ नहीं था, ये आपको बताना है कि कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। 4 नाम है, भाई परमानंद, सोहन सिंह माकना, हरनाम सिंह, तारकेश्वर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है जो गलत है। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में अपना होम रूल आरंभ किया था। होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडले थे, या ऊपर जितने भी विकल्प दिए हैं उनमें से कोई नहीं। इन चारों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अहरार आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम, उनके द्वारा चलाया गया यह अहरार आंदोलन था। उस आंदोलन में और कौन कौन लोग थे उनके साथ, उनकी एक सूची दी गई है, और आपको बताना है कि उसमें उस आंदोलन से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मजरूल हक, हकीम अजमल खान। तो इन चारों में से हो सकता है कि एक हो सकता है कि 1, 2, 3 हो सकता है कि 2, 3, 4 हो। तो नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D, उसके हिसाब से आपको उत्तर का चयन करना है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार किसके मन में आया? सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना के विचार की कल्पना किसने की? 4 विकल्प दिए गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली, आगा खान। किसी एक का उत्तर चयन करना है आपको। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? कूका आंदोलन
4 स्टेट के नाम दिए गए हैं, असम, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। आपको बताना है कि इन किन राज्यों में कूका आंदोलन हुआ था। पीजेंट्स मूवमेंट माना जाता है, एक कृषक संघर्ष माना जाता है कूका आंदोलन को, जिसमें धर्म का भी पुट था। तो आपको बताना है कि ये कूका आंदोलन इन 4 राज्यों में से किस राज्य में हुआ था। 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सी घटनाओं का सही काल अनुक्रम है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। आपको बताना है कि जो घटनाएं उसमें लिखी गई हैं किस विकल्प में क्रम के हिसाब से है। 3 घटना का जिक्र है, बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो आपको बताना है कि कौन पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ। क्रम आपको सेट कर देना है विकल्पों में से। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक दिया जाए? किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शिव स्वामी अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना। 4 में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। और आज की MCQ 08 नंबर की सीरीज का अंतिम और 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको आप 1919 का अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई? पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी, उस पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके अंतर्गत किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई? 4 विकल्प हैं, दलित, मुसलमान, सिख और उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से अब आपको इन 15 प्रश्नों के उत्तर का चयन करना है। और जैसे अब तक आप उत्तर देते आ रहे थे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने उत्तर सामूहिक रूप से लिखें, ताकि हमें जजमेंट करने में भी, हमें एनालिसिस करने में भी सुविधा हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्विज प्रतियोगिता का या MCQ सीरीज के जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं 15-20, उसका आप लोग लाभ उठा रहे होंगे। आप लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा। और इस बार की क्विज में भी आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएंगे। और जब समय आएगा फिर नेक्स्ट क्विज के माध्यम से जब इसके आंसर बताए जाएंगे, तो आप खुद अपना कैलकुलेशन कीजिए। मेरी कोशिश है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, निरंतरता बनाइए, और निरंतरता के माध्यम से ही आप कह सकते हैं कि उसमें कोई भी प्रगति या कोई भी सुधार किया जा सकता है। तो इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस क्विज प्रश्नोत्तरी को, हम इस MCQ सीरीज के प्रश्नोत्तरी को समाप्त करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक और वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे अगले नंबर की सीरीज के अंतर्गत। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय।